एनसीईआरटी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ये यूनिट 3 शुरू हो रही है। यूनिट 3 का जो टाइटल है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी? तो देखिए, इंडिया के सामने बहुत से चैलेंजिंग इश्यूज हैं, जैसे कि रूरल इंडिया का डेवलपमेंट, पॉवर्टी को हटाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। हम लोग 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, 130-140 करोड़ हमारी आबादी हो चुकी है। तो हमारा सबसे बड़ा एसेट है ह्यूमन कैपिटल, जो हमारे लोग हैं वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर हम इस ह्यूमन रिसोर्स को ठीक से डेवलप कर पाते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा एसेट होगा। और इसके लिए इस ह्यूमन रिसोर्स की हेल्थ को सेफगार्ड करना और इसको पढ़ाना लिखाना, इसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड है एक कंसेप्ट जिसको आप बोलते हो एम्प्लॉयमेंट, नौकरियाँ। ये जो ह्यूमन एसेट है ये फालतू बैठा रहेगा, बेकार घूमता रहेगा तो उल्टे सीधे काम करेगा। तो बेहतर है कि इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसकी हेल्थ अच्छी रखो, इसको नौकरियाँ दो। उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रोग्रेस होगी होगी। और ये सब हमको कुछ इस प्रकार से करना है कि हमारे एनवायरनमेंट को एक लिमिट से तो नुकसान ना पहुंचाए हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ के जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और इसके लिए प्रॉपरली अब तक जो भी सरकारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन सारे फैसेट्स को अचीव करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिटिकली एसेस करेंगे और एक एक पॉइंट को बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बातचीत करने वाले। तो टाइटल है इस चैप्टर का पोवर्टी। पोवर्टी के अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डाइवर्स डायमेंशंस क्या है कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी के, पोवर्टी को इंडिया में किस प्रकार से एस्टिमेट किया जाता है, एग्जिस्टिंग पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम किस प्रकार से इंडिया में काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कोड दे रखा है एडम स्मिथ का। क्या बोल रहे हैं ये? नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लॉरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, मिजरेबल हैं, वो सोसाइटी ना कभी फ्लॉरिश कर सकती है और ना ही वो कभी सोसाइटी खुश रह सकती है। देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। देखिए, हम लोगों ने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात की पिछले 7 डिकेड्स में। पिछले 70 साल में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे काम करी है, इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या आउटकम रहा है और कैसे इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ने डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को अफेक्ट किया है, इसके बारे में हमने पिछले 3 चैप्टर्स में बात की है। तो अभी इस चौथे चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे, जो बेसिक, यहाँ पे एक्चुअली में पॉवर्टी के बारे में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारा एम ये होना चाहिए कि जो देश के लोग हैं उनकी मिनिमम बेसिक ज़रूरतें हम लोग पूरे करें। और उनकी मिनिमम बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गरीबी को कम करना पड़ेगा, पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का जो सबसे बड़ा एम है वो है गरीबी को कम करना। और उसके लिए अलग अलग 5 ईयर प्लान, सक्सेसिव 5 ईयर्स प्लान लेके आए हैं। और इन 5 ईयर प्लान में जो सबसे गरीब तबका है, जिसको आप अंत्योदय भी बोलते हो, इस गरीब तबके को गरीबी से हटा के इसको ऊपर लाने की कोशिश की है सरकार ने। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू की हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू की हो, किसी भी सेक्टर के थ्रू की हो। ठीक है भाई। तो एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको दिया जाए, ये हमारी सरकारों का टारगेट रहा है हमारे अलग अलग 5 ईयर प्लान के थ्रू। 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नेहरू साहब एड्रेस कर रहे थे, क्या बोला? दिस अचीवमेंट, ये इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, इज बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट ट्रायम्फ्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड द डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें जो ये आज़ादी मिली ये तो बस एक कदम है। इस कदम का फायदा उठा के हम आने वाले समय में अपने देश के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स और जीत लेके आएंगे हम अपने लिए, जिसमें हम बोलेंगे कि हमने इग्नोरेंस को यानी लैक ऑफ नॉलेज को, पॉवर्टी यानी गरीबी को, बीमारियों को, इनइक्वालिटी को हटा दिया, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज लेके आए। तो ये अच्छी अच्छी बातें बोली, कहीं ना कहीं हमारा देश करने की कोशिश भी कर रहा है। पूरी तरीके से अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पॉवर्टी के फील्ड में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पॉवर्टी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। ये केवल इंडिया के लिए एक चैलेंज नहीं, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए डेली मर्रा के बेसिस पे सफर करते हैं। पॉवर्टी के बहुत अलग अलग प्रकार के फेसेस हैं। पॉवर्टी हमारे सामने अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आती है, और अलग अलग लोगों ने पॉवर्टी को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है।
एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एक पर्सन जिसको ठीक ठाक खाने को मिल जाता है, आप बोलोगे वो गरीब नहीं, जिनसे खा पी तो रहा है, अच्छा ठीक है भाई। लेकिन यूरोपियन यूनियन में अगर एक पर्सन को ठीक ठाक खाने को मिल रहा है बट उसको पढ़ाई नहीं मिल पा रही तो उसको पुअर बोला जाएगा। तो हो सकता है कि इंडिया के पोवर्टी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में पढ़ाई लिखाई ना करना ना आता हो, क्योंकि हमारा देश इतना पिछड़ा रहा है कि बेसिक खाना मिल जाए तो हम बोल देंगे भाई बंदा गरीब नहीं है। लेकिन यूरोप में सिर्फ खाना मिल जाए इससे गरीबी डिसाइड नहीं कर सकती। अगर यूरोप में कोई एक ऐसा पर्सन है जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे गरीब कहा जाएगा। तो क्या कहने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि पोवर्टी की डेफिनेशन जगह जगह पे समय समय पे अलग अलग पैरामीटर से डिफाइन की जाती है। कि एक देश में पोवर्टी के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, दूसरे में पोवर्टी के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो पोवर्टी एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब कि भाई देखिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, कहीं ना कहीं सबके पास ठीक ठाक खाने के लिए हो, सबके पास ठीक ठाक रहने के लिए हो, उसके पास एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ हो, उसको वायलेंस से बचाव मिले, जिस कम्युनिटी में भी रहता है उस कम्युनिटी में वो जो कुछ भी बोलता है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, ये जरूरी है पोवर्टी को हटाने के लिए। आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली अ ब्रॉड डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोवर्टी एंड रिमूविंग पोवर्टी। ठीक है भाई। पोवर्टी को इंडिया में कैसे डिफाइन किया गया, मेजर किया गया, स्टडी किया गया, कैसे एक्सपीरियंस किया गया, तो उसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अलग अलग इंडिकेटर्स समझने की कोशिश करेंगे। आप कितना कमाते हो उससे समझने की कोशिश करेंगे, आप कितना खाते पीते हो, कंज्यूम करते हो। कंजम्पशन का मतलब केवल खाना पीना नहीं होता है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आप कितने कपड़े पहन रहे हो, ये सब भी कंजम्पशन में आता है। सोशल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क एंड ऑफ सोशो पॉलिटिकल एक्सेस, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप येमेन की सिविल क्राइसिस, येमेन में सिविल वॉर चल रहा है, तो वहां पे लोग वैसे ही गरीब है। और ऐसा नहीं कि वहां के लोग पास टैलेंट नहीं है, यहाँ वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ एक सिविल वॉर चल रहा है इसलिए गरीब है। तो पॉवर्टी के बहुत से फैसेट्स हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पुअर कौन है। हमने आसपास देखा है अपनी लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में, अपने रूरल और अर्बन इलाके में कि कुछ लोग गरीब होते हैं और कुछ लोग अमीर होते हैं। अनु और सुधा की कहानी से आपको पता चल जाएगा कि अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या है। इस कहानी में काफी मार्मिक तत्व भी है भाई। अनु और सुधा की कहानी में, अनु और सुधा दो लड़कियां हैं, वो एक ही दिन जन्मी है। अनु के माता पिता कंस्ट्रक्शन लेबर से, माइग्रेंट लेबर से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। सुधा के पिताजी एक बिजनेसमैन है और सुधा की माताजी एक डिजाइनर है। अब देखिए, तो अनु की जो माँ है वो अपने सर पे पत्थर उठा के, ठीक है, काम करती है। अनु की माँ प्रेग्नेंट थी, उसके बाद भी वो जिस दिन प्रेग्नेंट थी वहां पे काम करने गई। प्रेगनेंसी में वो अकेले कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे जाके उसने अनु को पैदा किया, ठीक है। अनु को एक कपड़े में लपेटा अपनी पुरानी साड़ी में और टांग के तुरंत वापस आई, उसको लगा कि कहीं उसकी नौकरी ना चले जाए। इस सरकमस्टांस में अनु जन्मी है, ठीक है। आप सोचिए इस हद पे गरीबी कि एक माँ काम करने वाले दिन पे चुपचाप से कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे जाके अकेले बच्चा पैदा कर रही है और उसको छोड़ के आ रही है वापस काम करने के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज की हालत कितनी खराब हो जाती है बच्चे पैदा करते वक्त, ये सब जानते हैं। और हमारे देश में ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो उस दिन भी काम करती हैं डर के मारे कि उनकी नौकरियां ना चली जाए। तो किस हद तक हालात खराब और किस हद तक गंदी गरीबी है ये यहाँ पता चल रही है। वहीं पर अगर आप सुधा की बात करिए, तो सुधा वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग होम्स में पैदा हुई है शहर के। उसको डॉक्टर्स ने चेक किया, उसे नहलाया गया, ध्यान से साफ किया गया, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसको ठीक से साफ करना, प्रॉपर एंटीसेप्टिक लगाना बहुत जरूरी होता है उसकी हेल्थ के लिए, ठीक है। उसको सब लोग प्यार कर रहे हैं भाई। इनका बचपन बहुत अलग तरीके से बीतेगा अनु और सुधा का। अनु को हंगर के बारे में, गरीबी के बारे में, डेप्रीवेशन के बारे में पता है, छोटे से खाने की कीमत, ठीक है ना भाई। मॉनसून में शेल्टर ढूंढना, अपने माँ बाप की जगह वो रेगुलरली ऑन द मूव रहती, चूंकि उसके माँ बाप कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। वहीं पे अगर आप बात करो कि जो सुधा है वो बहुत छोटे से ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर गया, उसको रीड राइट काउंट करना आता है। अनु को डांस करना पसंद है, ठीक है। जब भी वो म्यूजिक सुनती है उसका डांस करने का मन करता है, थोड़ा बहुत कहीं टीवी दिख जाता तो वो डांस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करती, लेकिन उसके लिए डांस को परस्यू करना एक पाइप ड्रीम है। 12 साल की उम्र पे उसको अपने माँ बाप के साथ काम करना है। घर बनाती है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ऐसे घर जहाँ पे वो कभी भी नहीं रहेगी। और सुधा की बात की जाए
तो सुधा अपने दोस्तों के साथ प्लानिटेरियम, म्यूजियम, नेशनल पार्क घूमने जाती है। पेंटिंग का शौक है, फेमस आर्टिस्ट से उसने लेसन लिया और जल्दी ही वो एक अच्छी पेंटर भी बनी। तो ये दो बहुत डिफरेंट सोशल इंडिकेटर्स हैं या कह लीजिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि एक बच्चे से उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज को छीन लेते हैं। और ये दो एक्सट्रीम है, एक तरफ आपको एक्सट्रीम अमीरी नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपको एक्सट्रीम गरीबी नजर आ रही है। और इन दो लेवल्स के बीच में बहुत से और लेवल आते हैं, जैसे कि रिक्शा खींचने वाले, जूते सीने वाले आपको स्टेशन पे, बस स्टैंड पे मिल जाएंगे। वो लेडीज जो कि ट्रैफिक लाइट्स पे आके फ्लावर्स की मालाएं बेचती हैं, रैग पिकर्स जो गंदगी उठाते हैं, वेंडर्स, बेगर्स, इस तरीके के लोग हैं जो एक्सट्रीम गरीबी या एक्सट्रीम अमीरी के बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं। ठीक है भाई, अगर आप पुअर लोगों की बात करो तो भाई गरीबी का कोई हिसाब तो है नहीं। जो पुअर लोग हैं कहीं ना कहीं वो कच्चे हट्स में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं। कुछ लोग जो वॉल में रहते हैं उनकी जो वॉल है वो बेक्ड मड की होती है, ईंटों से बने हुए घरों में वो रह नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं या फिर बेक्ड वॉल्स में रहते हैं, उनकी जो वॉल की छत होती है वो ग्रॉस या थैच की या बैम्बू की या वुड की बनी हुई होती है, तो प्रॉपर ब्रिक वाले घर पे नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन कुछ गरीब तो इस हद तक गरीब है कि वो झोपड़पट्टी में भी नहीं रह पा रहे, इतने बुरे हालात हैं। रूरल इलाकों में बात की जाए तो ज्यादातर जो गरीब कैटेगरी में आते हैं वो लैंडलेस होते हैं, जिसके पास थोड़ी भी जमीन है और वो जमीन से पैदावारी करके अपने खाने पीने को जुगाड़ कर पा रहा है, वो गरीबी की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ज्यादातर गरीब है उनके पास कोई जमीन नहीं है, जो थोड़ी बहुत है तो वो बहुत ही बेकार, ड्राई और वेस्टलैंड है। जो मेजोरिटी ऑफ द गरीब है वो दिन में 2 बार प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाते। स्टारवेशन और हंगर से उनकी पुरानी दोस्ती है। जो हमारे देश के सबसे गरीब हाउस होल्ड होते हैं ना, उनका एक की फीचर है कि वो बहुत स्टारवेशन और हंगर से गुजरे हुए होंगे। ना खाना खाना उनके लिए नॉर्मल बात है, पढ़ना लिखना तो एक बड़ी चीज है। इनके पास बेसिक लिटरेसी स्किल्स भी नहीं होती, बेसिक एजुकेशन स्किल्स भी नहीं होती, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो ना के बराबर है। भाई खाना ही पीना ढंग का मिल जाए, 2 टाइम का खाना ही मिल जाए, वही इनके लिए लग्जरी है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी इनका अनस्टेबल है। तो भाई बारिश वारिश का मौसम हो गया तो अनु के माँ बाप को, जो कि माइग्रेंट लेबरर्स है, कंस्ट्रक्शन का काम तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि बारिश के समय पे कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन के काम बंद हो जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम तक मिलना बंद हो जाता है। जो लोग गरीब हैं उनके बीच में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाई होती है। छोटे से उनको ठीक ठाक खाने को नहीं मिलता है, प्रॉपर पोषण उनके शरीर को नहीं मिल पाता है, जिसके लिए माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उनके अंदर डोमिनेंट रहती है। इल हेल्थ, खराब हेल्थ होना, डिसेबिलिटी होना, सीरियस इलनेस होना, ये उनको गरीब कर देता है। फिर भाई वो लोग पैसा उधार पे उठाते हैं गांव के इलाके में मनी लेंडर से। ये मनी लेंडर्स इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये मनी लेंडर्स और ये जो जमींदार जोतेदार जो करते हैं, इसके बारे में अगर आप मेरी सारी एनसीईआरटीज देखते आ रहे हैं तो मैंने पहले भी कवर किया है। ठीक है भाई, तो ये मनी लेंडर्स डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं लोगों को, और ये लोग क्रॉनिक इंडेप्टेडनेस में जो गरीब हैं ये फंसते चले जाते हैं। ये एक प्रकार का यहाँ पे कच्चा हाउस, एक झोपड़पट्टी दिख रही है जहाँ पे फार्मर्स रहते हैं। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो गरीबों के अंदर जो अमीर हैं वो इस प्रकार के सेटलमेंट्स पे रह लेते हैं। अगर आप गांव में हो तो इस प्रकार की झोपड़पट्टी आप जैसे तैसे करके बना लोगे, लेकिन आप शहरों में हो ना तो इस प्रकार की झोपड़पट्टी भी नहीं बन पाएगी अगर आप बिल्कुल गरीब तबके को बिलोंग करते हो। फिर अगर आगे बात की जाए, द पुअर आर हाईली वल्नरेबल। ठीक है भाई, हाईली वल्नरेबल मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता, ये बहुत ज्यादा वांटेड कंडीशन में होते हैं, मतलब इनको अपने खाने पीने खर्चा चलाने के लिए भी इमीडिएट बेसिस पे मदद की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा निगोशिएट नहीं कर पाते, इनके हालात बहुत खराब होते हैं। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको अपनी शर्तों पे रखते हैं। एम्प्लॉयर्स बोलेगा ये करो, ये वो करेंगे। एम्प्लॉयर्स बोलेगा इतनी तनख्वाह ही, उतनी तनख्वाह ले लेंगे। तो किसी भी प्रकार की लीगल वेजेस का निगोशिएशन ये गरीब लोग नहीं कर पाते। इनके घरों में ना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। अब इस गरीब हट में कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी होगी आप हिसाब लगा सकते हैं। इनका कुकिंग व्हील, फायर व्हील है, तो गांव में गए, लकड़ियां काटी, लकड़ी काट के जला के खाना बना लिया, या फिर काऊ डंग केक से खाना बना लिया। तो गाय का जो गोबर होता है उसको पात के कंडे बना लिए, कंडे जला के खाना बना लिया चूल्हे में। लेकिन इस प्रकार से जो खाना बनता है वो लेडीज के लिए, खासकर अगर इनक्लोज्ड स्पेसेस में बन रहा है, तो वो लेडीज के हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो भी उस पर्टिकुलर खाने को बना रहा है उसकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बात की है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, गंदी गैसेस निकलती हैं इससे। आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है, वो जो फ्लेम जलती है उससे कोई धुआं नहीं निकलता, दैट्स अ क्लीन गैस, आपकी हेल्थ बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन गांव के इलाके में अगर आप लकड़ी जला के खाना बनाते हो, और वो भी क्लोज्ड स्पेसेस में, या फिर जो गोबर के कंडे होते हैं उसको जला के खाना बनाते हो, भाई इतना धुआं होता है ना कि तबीयत खराब हो जाए अच्छे खासे आदमी की भी।
ठीक है, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी तो इम्यूनिटी इस लेवल की होती है, हम शहर के लोग अगर जाके उस धुएं में रहेंगे ना तो रह ही नहीं पाएंगे, दूसरे दिन खांसते खांसते हालत खराब हो जाएगी। फिर अगर बात की जाए तो इस गरीब तबके में एक ऐसा बहुत बड़ा गरीब तबका है जिसके पास पीने तक का सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत है। इन घरों में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है भाई, लड़कों को थोड़ा बहुत फेवर जो मिल सकता है मिला जाता है। तो इन गरीब घरों के अंदर सरकारी स्कूलों में भी लड़कों को ही भेजा जाएगा, लड़कियों को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि लड़कियों को घर में काम करना है, एग्रीकल्चर काम करना है, पानी भरने जाना है खड़े में 2 किलोमीटर दूर। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी यहाँ पे बहुत है हर चीज में, चाहे वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग की बात हो। तो आदमी डिसीजन लेगा, औरत को डिसीजन लेने की ताकत नहीं दी गई है। उसके बाद जो यहाँ पे गरीब वुमेन होती है, मदरहुड के समय पे उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर एक लड़का बीमार हो जाएगा तो थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखेंगे, हालांकि बिल्कुल ही गरीब घर है तो लड़का बीमार होगा तो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी एक का ध्यान रख सकते हैं तो वो मेल मेंबर्स का पहले ध्यान रखते हैं, लेडीज का कोई ध्यान रखा ही नहीं जाता है। तो ऐसे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो सर्वाइव कर भी गए तो भाई वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे बहुत लंबे समय तक। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे जो देश में इतना ज्यादा है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हमारे देश में इतना ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं इस गरीब तबके की वजह से बहुत ज्यादा होता है। अब इकोनॉमिस्ट ने गरीबों के ऊपर बहुत एनालिसिस की, थीसिस की है, गरीबों के ऊपर उनके ऑक्यूपेशन को लेके, उनके एसेट्स के ओनरशिप को लेके थीसिस करी है। यहाँ पे ये पाया गया कि जो रूरल पुअर है ना, वो बेसिकली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है, या फिर वो कल्टीवेटर्स है जिनके पास एक बहुत छोटी सी जमीन है और वो जमीन ज्यादातर केसेस में बंजर है या ड्राई है, या फिर वो लैंडलेस लेबरर्स हैं तो किसी और की जमीन पे जाके दिन की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अभी शहरों में दिन की दिहाड़ी 400-500 रुपए मिलती है, गांव में तो 50-60 रुपए में दिन की दिहाड़ी पे काम करवाया जाता है, और कोई सेफ गार्ड भी अवेलेबल नहीं। किसी को मनरेगा का काम मिल गया तो बढ़िया है, किसी मनी लेंडर या जमींदार के यहाँ काम किया तो ना के बराबर पैसा मिलेगा, हो सकता है शाम को कोई पैसा ही ना दे, थोड़ी बहुत सब्जी देके घर भेज दे या वो भी ना दे। समझ गए भाई? तो कुल मिला के हालात बहुत खराब है। उसके बाद ये जो लोग हैं ये बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में भी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है भाई। तो गांव के इलाके में ज्यादातर जो गरीब हैं वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, क्योंकि गांव के इलाके में एग्रीकल्चर के अलावा ज्यादा कोई काम नहीं है। अगर आप अर्बन इलाकों में पहुंचते हो, शहरी इलाकों में पहुंचते हो, तो शहरी इलाकों में जो गरीब हैं वो भी वही लोग हैं जो रूरल इलाके से शहरी इलाकों में काम करने के लिए आए। चूंकि उनको रूरल इलाकों में काम नहीं मिला तो ज्यादातर ये लोग अर्बन इलाकों में पहुंच गए। अर्बन इलाकों में पहुंचने के बाद इधर उधर छोटे मोटे कैजुअल टाइप की नौकरियां ढूंढना, तो लेडीज आपको घर में मेड्स की तरह काम करती हुई दिख जाएंगी, आपको किसी भी एक ढाबे पे एक छोटू कपड़ा फटका मारते हुए दिख जाएगा। तो इस प्रकार के अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट छोटे मोटे काम करते हैं ये रूरल पुअर, जो कि बाद में अर्बन पुअर बन जाते हैं। तो क्या बोला गया? द अर्बन पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। ये जो रूरल पुअर अपने गांव से माइग्रेट करके अर्बन इलाकों में आते हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये गांव में गरीब है तो शहर में तो और हालात खराब है, शहर में तो ये और गरीब है, तो छोटी मोटी जो कैजुअल जॉब मिल जाएगी, रोड साइड स्टॉल पे, स्ट्रीट स्लॉट पे, ये सब वो करना शुरू कर देंगे, ढाबे पे काम करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी को 2 स्कॉलर्स ने यहाँ पे डिफाइन किया, शाहीन राफी खान, एक दनियान किलन है। ये क्या बोल रहे हैं पॉवर्टी के बारे में? पॉवर्टी है भूख, पॉवर्टी है बीमार होना, ओके। पॉवर्टी है एक डॉक्टर को ना देख पाना, पॉवर्टी है स्कूल ना जा पाना, पॉवर्टी है कुछ पढ़ ना पाना, पॉवर्टी है आपके पास जॉब ना होना, पॉवर्टी है फ्यूचर के लिए डरना, पॉवर्टी है दिन में सिर्फ एक समय खाना खाना और कभी कभी वो भी ना मिलना या आधा अधूरा खाना खाना और बीमार पड़ जाना। पॉवर्टी है कि आपका एक बच्चा मर गया, आपके पास पैसे ही नहीं थे कि आप उस बच्चे को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जा सको, पानी नहीं है आपके पास, पावर तो खैर छोड़ ही दो, ठीक है, किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये है पॉवर्टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पॉवर्टी कितने अलग अलग प्रकार के फैसेट्स में हमारे सामने आ रही है।